अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बैठा हूँ डॉक्टर शकील आसिफ साहब के पास, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज के मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, और इसके अलावा DHQ में ये सीनियर साइकेट्रिस्ट भी हैं। कुछ सवालात आज ADHD के हवाले से, क्योंकि इस वक्त हम एक सेमिनार मुरतब करा रहे हैं नॉर्मल लाइफ और अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत के प्लेटफॉर्म से, और हम इसी सिलसिले में डॉक्टर शकील आसिफ साहब जो हैं वो इस सेमिनार के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। आज मैं इनसे कुछ सवालात करूंगा ताकि सेमिनार का मतलब भी हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे कि ADHD एक्चुअली है क्या? वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपका इस फोरम से और आपकी NGO के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। ADHD बेसिकली बच्चों की एक बीमारी है जो कि अर्ली एज में हम डायग्नोज करते हैं, और अमूमन जो है ना 2 साल से लेके 17 साल के बच्चों के दरमियान ये बीमारी हम डायग्नोज करते हैं। 2 से 5 साल के बच्चों में ये 18% होती है, हमें 18% हमें चांसेस मिलते हैं, और 6 से 11 साल की उम्र में 70% बच्चों में डायग्नोज कर सकते हैं, और इसके अलावा 12 से 17 साल की उम्र में 62% बच्चों में डायग्नोज होती है। इस बीमारी में बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ओवर टॉक्टिव, हाइपर एक्टिव, अग्रेसिव, और उसकी अटेंशन नहीं होती काम करने को, तवज्जो और फोकस नहीं होती, और वो एक्टिवली अपने काम मैनेज नहीं कर पाता। ना वो घर के काम स्कूल से कर सकता है, ना अगर स्कूल जा रहे तो स्कूल के काम कर सकता है। इसके अलावा बच्चों से बदतमीज़ी करना, कोलीग के साथ मिसबिहेव करना, टीचर के साथ अच्छा रवैया ना रखना, इस वजह से वो किसी भी बात पे अपनी अटेंशन और कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पाता। ना घर में वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो सकता है, और ना स्कूल के कामकाज को प्रॉपर्ली कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बाद वाली उम्र में जाके भी ऐसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बड़े डिटेल से बताया कि ये जो बच्चे हैं जिनको ADHD की अलामात जिनमें पाई जाती हैं वो 2 साल की उम्र से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो उसी ज़िम्मन में डॉक्टर से सवाल कि ये वालिदैन को किस तरह महसूस हो जाता है कि वो उनमें ये अलामात पाई जाती है? तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है बात पे, स्कूल से उसकी बार बार शिकायत आ रही हैं, वो अपने हम और बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है, या अगर होता भी है तो उनसे बदतमीज़ी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, चीज़ें तोड़ रहा है, कागज़ फाड़ रहा है, एकेडमिक्स उसकी पुअर हो रही हैं, तवज्जो नहीं दे पा रहा, तो डेफिनेटली वालिदैन जो है ना वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, और अक्सर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोसर्जन के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या मेडिकल वालों से रब्ता करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वालिदैन को थोड़ा सा ना इस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए। एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए बच्चे के लिए कि भाई ये चीज़ तुम करोगे अच्छा है, ये नहीं करोगे तुम्हारे लिए बुरा है। इसके अलावा एक रिवार्ड सिस्टम होता है बच्चे को, ये हमें रिवार्ड सिस्टम का ये है कि अगर ये तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, तो हमें इनाम देंगे, और बुरा काम करोगे तो उसमें सज़ा भी मिलेगी। तो ये रिवार्ड सिस्टम जो है ना अक्सर बड़ा कामयाब होता है ऐसे बच्चों को। और दूसरा है कि बच्चे को टीज़ ना करें, बच्चे को पनिश मत करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे का कसूर नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है वो इस मसले का शिकार है। तो बेहतर है कि आप इस को प्रॉपर फोरम पे जाके डिस्कस करेंगे, आप साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, वो आपको कुछ तरीके बताएगा कि हाउ टू हैंडल सच पेशेंट्स। फिर बहुत सारा मटेरियल आजकल इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देखें, यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं इस केस को। ये केस सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है बल्कि यूरोप में ये केस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि जो माएँ अमल के दौरान सिगरेट बहुत नोशी करती हैं या शराब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उस कम्यूनिटी में। हमारे यहाँ तो ये इतना नहीं है कॉमन, तो वहाँ पे ADHD के केस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी आराम से, वो आपको समझा भी देंगे कि बच्चे के साथ कैसे हैंडल करना है। तो थोड़ा सा जहाँ पे डॉक्टर या फिजिशियन काम करेगा वहाँ पे स्कूल टीचर और वालिदैन की बहुत ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को सीखें कि हाउ टू हैंडल योर एग्रेसिव, ओवर एक्टिव, इम्पल्सिव पेशेंट, और इम्पल्सिव बच्चा जो नुकसान भी कर रहा है अपना भी और फैमिली का भी।
जी डॉक्टर साहब, आपने अब सवाल के जवाब में पेरेंट्स की काउंसलिंग भी कर दी है बहुत अच्छी, और ताकि जो है ना हम अभी अवेयर बहुत ज़्यादा हुए हैं और पेरेंट्स भी इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके इस इंटरव्यू के बाद कुछ ना कुछ अवेयर हो जाएंगे इससे। और लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि इसकी कोई मेडिसिन भी अब तक है, जैसे कोई मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए? जी मेडिसिन तो बहुत सारी अवेलेबल हैं अभी वर्ल्ड वाइड, यूएसए, यूके और पूरी दुनिया में यूज़ होती है। CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स होती है ना, एम्फेटामिन वगैरह, वो हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है काम। लेकिन मेडिसिन से पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज़ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो हमारी साइकोलॉजिस्ट भी करती हैं। उसमें हम बेसिकली दो मेन ग्रुप्स के ऊपर तवज्जो देते हैं। फर्स्ट के बच्चा चूँकि अगर थोड़ा सा स्कूल गोइंग एज में है और वहाँ पे एक मसाइल पैदा कर रहा है, तो वो टीचर्स की हम ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स को बताते हैं। और दूसरा है वालिदैन की ट्रेनिंग। ये दो चूँकि बच्चे के साथ अटैच लोग हैं, इनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है, स्पेशल एक्सरसाइज बताई जाती हैं, स्पेशल तरीके बताए जाते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे आपने हैंडल करना है। और दूसरी बात है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े, बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, गुस्सा करता है बात बात पे, या इम्पल्सिव एक्ट ये होते हैं कि बगैर सोचे समझे कोई काम कर रहा है जिसका उसको पता नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके रवैये को बेहतर करने के लिए फिर हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ हमारे पास पाकिस्तान में भी अवेलेबल, हम यूज़ भी कर रहे हैं। कुछ एंटीसाइकोटिक्स बाद का देनी पड़ती हैं गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, ये भी नफ्सियात की दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो ये है और कारामद भी हैं, और कई बच्चे इनसे ट्रीटमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं ये कहता हूँ कि दवाइयों का रोल खाली 20-30% है, बाकी 60-70% रोल आपके बच्चे के वालिदैन का है, टीचर्स का है, और घर में जो माहौल और जो आप एक रवैया रखेंगे ना बच्चे से, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई मौरूसियत में भी शामिल होता है ये मर्ज़? इसका मुझे थोड़ा सा। जी मौरूसी बीमारी है, अगर आपके बड़ों में है तो बीमारी ये ट्रांसफ़र होती है। मौरूसियत का बिल्कुल इसमें कुछ जीन्स डिटेक्ट हुए हैं जो कि ज़िम्मेदार होते हैं इस बीमारी में आगे ट्रांसफ़र होने के लिए। बच्चों में और फैमिलीज़ के अंदर जिनमें ये बीमारी पाई जाती है, उनके आगे आने वाले बच्चों में बड़ा रिस्क होता है। और दूसरा बात है कि एक सवाल ये भी है कि लोग पूछते हैं कि अमल के दौरान ये कैसे पता चल सकता है कि बच्चे के अंदर ADHD की सिम्टम हो सकती हैं। तो कुछ टेस्ट हम कराते हैं, EEG बेस्ड एक टेस्ट है जिसे NABA स्कैन कहते हैं, उससे पता चला सकते हैं। कुछ हार्मोनल असेसमेंट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, उससे पता चल जाता है कि होने वाले बच्चे में ADHD की कोई सिम्टम है या नहीं है। और DRD4 एक जीनोटाइप टेस्टिंग है, वो करते हैं हम। जीनोटाइप टेस्टिंग है जो ब्लड का टेस्ट है, उससे हम। और इसके अलावा स्पेक्ट और MRI स्कैन्स, इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि बच्चा जो है जो पैदा हो रहा है उसमें ADHD की सिम्टम है या नहीं है। यहाँ हमारे पास बड़े सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में, तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर, उनके पास कुछ ये सहूलियात मौजूद हैं। फुल फ्लैज तो हर चीज़ नहीं है हमारे पास, लेकिन चलें कुछ ना कुछ हमें स्क्रीनिंग टूल्स और इक्विपमेंट मौजूद हैं जिनसे आप ये पता चला सकते हैं। अब देखें नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि जिन वालिदैन में मौरूसियत में ये मर्ज़ पाया जाता है और गुस्सा और इस तरह की हाइपरटेंशन की जब वालिदैन में अलामात हों तो फिर वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो बेहतर ये होगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ भी हैं उनका पता करवा के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ये पता करवा लिया जाए कि बच्चे में ADHD की अलामात हैं या नहीं, ताकि इलाज में आसानी हो। दूसरा डॉक्टर साहब ये बताएं कि डायग्नोस्टिक सेंटर तो आपने बताया कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, चलें 100% नहीं है, कुछ भी कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे बच्चे जो पैदा हो जाते हैं और फिर उनमें ये डायग्नोज हो जाता है, तो ऐसे इलाज जैसे मेंटली रिटार्डेड के लिए बहुत सारे इदारे मौजूद होते हैं बच्चों के, तो ADHD के लिए भी कोई इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर? एज सच अलहदा से तो कोई इदारे नहीं है, लेकिन कुछ हैं सेंटर जो ऑटिज़म को डील करते हैं, तो ADHD के बच्चे भी वो देख रहे होते हैं। या कुछ क्या कहते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में। अभी ये बहुत ही मतलब यूँ कह लें कि इस शोबे के लिए स्पेशलाइज जो केयर होती है, हमारे पास स्पेशलिस्ट लोग भी इतने नहीं हैं। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट ज़्यादातर इन मामलात को देखता है। मैं तो अडल्ट साइकेट्रिस्ट हूँ, कुछ ओल्ड साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो मेरा डायरेक्टली ये फील्ड नहीं है, लेकिन चूँकि सेक्रेटरी में आता है तो इसलिए हम इन मामलात को देखते हैं। हमारे पास चूँकि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट नहीं है पाकिस्तान में, 2 या 3 सेंटर हैं। जिस तरह आगा खान मेडिकल कॉलेज में
उनके पास है। इस तरह अभी हमारे बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, आर्मी के पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं, लाहौर में एक सेंटर खुल गया। तो ऐसा ऐसा ये सेंटर ओपन हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अवेयरनेस बढ़ेगी तो शायद लोग जो है ना इन चीज़ों को और बेहतर कर सकें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे इदारे प्रोवाइड करें, क्योंकि ये वो बीमारियाँ हैं जो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा आजमाइश का बायस बनती हैं, परेशानी का बायस बनती हैं। उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, जिस वजह से वो बेचारे कभी इधर भाग रहे होते हैं, कभी इधर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा होता, सेंटर्स नहीं मिल रहे होते। इसमें डेफिशिएंसी है डेफिनेटली। मैं आपके चैनल को और आपकी एनजीओ की तरफ से ये बात करना चाहूँगा कि हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को स्पेशलिस्ट लोगों को ट्रेन करना चाहिए इस शोबे में, और स्पेशल इदारे बनाने चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को हम आराम से ट्रीटमेंट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि सेमिनार के मुतालिक हमने बताया कि ये सेमिनार भी पहला कदम है इदारे की तरफ जाने के लिए, ताकि ऐसे एक इदारा कायम किया जाए और फिर हम ADHD बच्चों को जो है ना, जो बाद में माशरे के लिए जो अगर एक बोझ बनने के बजाय वो एक करामत शहरी बन सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात दी ADHD के सिलसिले में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और मैं जो सेमिनार के शुरका आ रहे हैं उनसे, और जो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक इवॉल्विंग इशू है और इसके ऊपर हमें आज ये बात करनी होगी और इसके ऊपर हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी। और अवेयरनेस तभी आएगी जब आप बीमारी की अलामतों को समझ सकेंगे और जब आपको पता होगा कि आपने किस फोरम पे जाना और इसका कैसे ट्रीटमेंट कराना है और कौन सा बंदा आपके लिए कारआमद होगा। फिर आप बेहतर तरीके से अपने बच्चे को हैंडल कर सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली सर, मैं एक और बात यहाँ करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को साए, जिन, तावीज़, उन चीज़ों से भी एट्रीब्यूट करते हैं, और जिस वजह से क्या होता है कि बच्चों का साल 2 साल ट्रीटमेंट ज़ाया हो जाता है। किसी पीर साहब के पास चले गए, अमल के पास चले गए, तावीज़ और धागे और उन चक्रों में पड़ जाते हैं और जी इसके ऊपर साया है, जी बचपन से ही था। तो ये हमें, ठीक है, मैं उनके जो ख़यालात हैं उनको वो कन्फ्रंट नहीं कर रहा, उनके अपने ख़यालात हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन ये एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल इशू है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसको इस तरह आमलों के पास, पीरों के पास जाके अपने आप को ज़ाया ना करें। आपका बच्चा बड़ा कीमती है, वक्त पे ट्रीटमेंट हो गया तो शायद हम उसको एक अच्छा और करामत शहरी बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारा मकसद भी यही है और आपने बहुत अच्छी मालूमात फराहम की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो डिसेबल्ड हैं किसी भी सूरत में, उनको हम करामत शहरी बना सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।